नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं फिर से एक बार हाज़िर हूँ आपके लिए केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो जान लेते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि चैप्टर एट अ ग्लांस में हम लोग को क्या क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें। तो बेसिकली हम इसमें कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो हम जान लेते हैं। एटॉमिक थ्योरी, और एटॉमिक थ्योरी में डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एटॉमिक थ्योरी थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आता गया, आगे बढ़ता गया, उसके हिसाब से लोगों ने कुछ ना कुछ अपने वो दी थ्योरी दी और इम्प्रूवमेंट करी पुराने में एग्जिस्टिंग जितनी थ्योरियाँ थी उनमें। तो बेसिकली क्या हुआ था कि सबसे पहले कौन आए थे हमारे पास, डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने कुछ अपना थ्योरी दी कि कैसे एक पार्टिकल और एक एटम का रिलेशन होता है, और कैसे एटम एक नाइदर भी क्रिएटेड नॉट, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद आए थे थॉमसन ने बताया था कि कैसे एक तरबूज के शेप में हम एक एटम कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जितना चीज़ थी वो सब बता दी थी, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थॉमसन ने डिस्कवर करा था 1897 में। तो उन थ्योरी भी इसी टाइम पे दी थी, तो उसी में उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जिक्र करा था। ठीक है, उसके बाद आया रदरफोर्ड ने बेसिकली क्या करा था कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का जितने भी, पहली बात तो जितने भी इनके वो ड्रॉबैक्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, वो सारे इनने थॉमसन ने थोड़े बहुत कवर करे, और थॉमसन के जितने थे वो सारे रदरफोर्ड ने कंप्लीट करे। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ आगे बढ़ती गई। फिर आखिरी में बोर का एक आता है, उसको हम आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिसने वो भी पूरा नहीं, लेकिन हाँ बेसिकली जितनी अपने टाइम की सबसे अच्छी थ्योरी उसने ही दी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो जान लेते हैं बेसिक पहले एटम क्या होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है एटम। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम थियोरेटिकली कंसिस्टिंग ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस सराउंडेड एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग ऑर्बिट्स एट वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस conjugation of nucleus and arrangement of the electron different at various chemical elements। ठीक है, तो मोटा मोटी इसका क्या हिसाब रहता है कि एक कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए पेन है ये, तो कैन को आप छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, उसका 1000 टुकड़े करिए इस पेन के, और 1000 का एक टुकड़ा लीजिए, उसके 1000 टुकड़े करिए, उसका एक टुकड़ा लीजिए, ऐसा आप आगे इन्फिनिट टाइम्स करते जाएं। तो एक टाइम पे जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, जो नेकेड आई से तो विजिबल होगा ही नहीं, सीधी बात है, वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का पार्टिकल होगा, उसको हम कहते हैं यहाँ पर एटम। एटम यानी कि सबसे बेसिक, एक सबसे छोटा है, जिसको सबसे पहले यहाँ पर जिसको हम लोगों ने मैटर या फिर जिसको हम लोगों ने एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम बोला। तो उसकी थ्योरी जॉन डाल्टन 1980s में हम लोगों को दे दी थी इनने। ठीक है, और इनने एक थ्योरी और दी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि an atom can neither be created nor be destroyed. It is the smallest particle that can take part in a chemical reaction। यानी इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। तो इनके टाइम पर आप ये जान लीजिए कि ना इनको पता था प्रोटॉन के बारे में, ना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ना न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो ये सबसे पहले एक एज एरर रैंडम जितना भी उनके अपने टाइम का डेटा था वो सारा इन्हें दे के ये थ्योरी बना के तैयार करी। उसमें और क्या क्या लिखा था यहाँ पर, एटम्स आर कंबाइंड ऑफ स्मॉल रेशियोज ऑफ होल नंबर्स। यानी कि एटम्स हमेशा पूरे होते हैं, कभी आधा पौना नहीं हो सकता कि 1/2, 1/3, 1/4 इस फॉर्म में नहीं हो सकता, रेशियोज़ के फॉर्म में नहीं, हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होता है, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस भी कहते हैं। वो अलग चीज़ होती है, लेकिन सेम आप इसको लेके चेक कर सकते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक एंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि एक एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन के जो एटम होंगे वो एक जैसे होंगे, लेकिन नाइट्रोजन के जो एटम होंगे वो अलग अलग होंगे। यानी हर जितनी भी अभी तक कितने 118 एलिमेंट्स हैं, तो उन सब के हर एक एलिमेंट का हर एटम अपने में तो सेम होगा, लेकिन दूसरे में डिफरेंट होगा। यानी कोएसिव में सेम होते हैं, लेकिन एडेसिव में, या जो मतलब एडेसिव आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एडेसिव मतलब अगर दूसरा कोई होगा तो उसमें चेंज हो सकता है। नाइट्रोजन में हर एटम सेम होगा, लेकिन वही ऑक्सीजन में हर एटम डिफरेंट होगा ऑक्सीजन के मुकाबले, लेकिन ऑक्सीजन में अपना अपना खुद का सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद इन लोगों ने ये थ्योरी थी, लेकिन कई सारे ड्रॉबैक्स थे इसमें। तो ड्रॉबैक भी देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या थे ड्रॉबैक्स इनके। तो बेसिक क्या था इनका कि
उन लोगों ने क्या क्या नहीं बताया था, डाल्टन ने क्या नहीं बताया था। डाल्टन डज नॉट एबल टू एक्सप्लेन वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इन देयर मासेज एंड वैलेंसीज। मतलब हर एलिमेंट, हर डिफरेंट एलिमेंट्स का हर डिफरेंट मास नंबर या वैलेंसीज क्यों होती हैं, क्योंकि अगर इनको पता होता कि जो हम लोगों का मास नंबर है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या पे डिपेंड करता है या इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, तो इन लोगों को पता होता है। लेकिन उस टाइम तक तो ये सारी चीज़ें डिस्कवरी नहीं हो पाई थी ना, तो इन लोगों को पता ही नहीं चला ये सब चीज़ें, तो ये सब इनके ड्रॉबैक्स में काउंट हुए। इसके बाद क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कार्डेड द इंडिविजुअल नेचर ऑफ द एटम प्रपोज बाय डाल्टन। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आ जाती तो जो बेसिक जो एटम का था, क्योंकि इनने कहा था कि इससे छोटा हो नहीं सकता, लेकिन हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अंदर रिवॉल्व करता है उसके, और रिवॉल्व भी करता है उसकी एक खास तरह से रिवॉल्व करता है, क्योंकि वो अपनी जगह वाइब्रेट भी होता है, अपनी जगह भी घूमता रहता है, तो वो भी आगे चीज़ आएगी। लेकिन ये सब चीज़ें इन्होंने नहीं बता पाए। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखने थे, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीज़न वाई द डिफरेंस ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यानी कि इनने ऐसा क्यों करा, इनने ऐसा क्यों कहा कि हाइड्रोजन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे और जितने एक टाइटेनियम के अंदर जितने एटम्स होंगे वो सारे अलग अलग होंगे। मतलब इसके हाइड्रोजन के अपने में तो सारे सेम होंगे, लेकिन टाइटेनियम के अपने में सारे सेम होंगे, लेकिन एक दूसरे से ये लोग बिल्कुल रिजेम्बलेंस नहीं होगा इन दोनों में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर ख़त्म हो गई इनकी, इतना ही दे पाए थे ये। इसके बाद आए इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुई, लेकिन इससे पहले आप थॉमसन पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना हो तो, लेकिन अगर आप इसके बुक के साथ चलेंगे आप तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर करा। तो बेसिकली जे थॉमसन ने कहा क्या था कि इन्होंने एक अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम। तो जितनी भी चीज़ें बेसिक मोटा मोटी जितनी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ढंग से, वो सारी इलेक्ट्रॉन्स की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी इनने अपने में एक्सप्लेन कर दी। तो इनने छोटी बहुत बात जो बताई इन लोगों ने, तो बेसिक इनकी बातें ये थी कि प्लम पुडिंग मॉडल के आधार पे इनने बताया कि जैसे एक तरबूज होता है, तरबूज का बीच से काटें तो उसमें एक रेड पोर्शन होता है और एक जो ब्लैक सीड वाला एम्बेडेड, मतलब उसमें घुसे हुए होते हैं सीड, और अपनी जगह मूव नहीं कर रहे होते, बस अपनी जगह होते हैं काले काले। उसमें रेड पोर्शन के जो पल्प होता है उसके साथ ब्लैक सीड होते हैं। तो इन्होंने बताया कि ब्लैक सीड जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, और जो रेड पोर्शन है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज है या तो वो एक एम्प्टी वेकेंट है। लेकिन इन्होंने पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है यहाँ पर, द फर्स्ट सिंपल मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर। जैसे कि मैंने बताया स्फीयर होता है ये, जिसका 10⁻⁻10 ये आप याद रख सकते हैं, इसका रेडियस होता है of positively charged and electrons are embedded in such a way that there are give most stable electronic arrangement to the ये, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रेड पोर्शन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और जो ब्लैक सीड है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी कई सारी चीज़ें दिक्कत आई जो कि आगे चल के रदरफोर्ड ने ठीक करी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये ऐसा क्यों है, या इनने ये नहीं बताया कि अब इन लोगों ने ये भी नहीं बता पाए कि हर एलिमेंट का हर डिफरेंट चीज़ें क्यों होती हैं, कि जी एक नाइट्रोजन के एलिमेंट्स डिफर क्यों करते हैं इससे, या इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्योंकि इस टाइम पे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसके कारण मास नंबर में भी दिक्कत आई थी, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत के कारण अगर देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बताया क्योंकि इनने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा, तो इनने जो डेटा दिया वो ये था कि मैग्नीट्यूड बता दिया इनने कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। कूलम चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए, ठीक है, इसकी यूनिट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। इसके बाद इन्होंने बताया विच इज़ 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम उसका पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट होता है, इसलिए इसके रिगार्डिंग, इसके रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और इसको रिप्रेजेंट यदि ई नेगेटिव या -1 E0, ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1 होता है, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग 0 होता है, इसीलिए ऊपर जो आता है वो हमेशा मास आता है, नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर आता है जो कि P को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ हाई वोल्टेज इज पास्ड। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि करंट की बात हो रही है, ठीक है, या कैथोड रे की बात कर लें तो करंट क्या होता है, जैसे कि करंट ले लीजिए, मैग्नेटिक ले लीजिए, जितनी भी चीज़ें उसके रिलेटेड हैं उसमें क्या होता है, जैसे बैटरी होती है तो बैटरी क्या होती है, हमेशा एक रैंडमली इधर उधर मूव हो रहे होते हैं चार्जेस, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बैटरी को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक सर्किट कंप्लीट होता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव एक निश्चित डायरेक्शन में
वो रे के फॉर्म में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, रे मतलब रे तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक निश्चित डायरेक्शन में उसका मोशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर करा था? वैसे तो ये यहाँ पे लिखा रहता है ई गोल्डस्टीन, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये मोटा मोटी रदरफोर्ड ने ही डिस्कवर करा था ये। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे अब रदरफोर्ड ने बेसिक आइडिया दे दी थी होता क्या है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए आगे चल के जितनी भी चीज़ें आई बनी, माइक्रोस्कोप जितनी भी चीज़ें हुआ, तो उसके कारण इनको आसानी हो गई समझाने में। तो बेसिक ये होता क्या है, प्रोटॉन जान लेते हैं कि प्रोटॉन बेसिकली वो चीज़ होती है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द मास लाई करता है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम वॉज शोन बाय ई गोल्डस्टीन इन 1886। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इतना वही सेम रहता है इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg, और इसका मास हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, क्योंकि इसका मास भी 1 लेके चलते हैं यहाँ पर, और इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इसको हम एक तरीके से और देख सकते हैं कि इनकी जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी, इसमें इन्होंने बताया था रदरफोर्ड की थ्योरी बेसिक क्या थी। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा आपकी जानकारी के लिए कि अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डरिंग जो इनने एक्सपेरिमेंट करा था, उसमें इनको ये पता चला था बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में था क्या कि एक गोल्ड फॉइल ली गई थी, उसको बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत डक्टाइल ना, हाँ बहुत ज़्यादा थिन शीट में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम मेलिबिलिटी भी कह सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मेलिबल होती है, तो उसको इतना पतला कर दिया गया, उसके ऊपर इसमें हीलियम एटम्स थे, उनका बम्बार्डमेंट करा गया। हीलियम बेसिकली 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, हीलियम को। तो उसी के कारण यहाँ पर लिखा भी होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड वॉज कंसर्न बाय द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो बेसिकली न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो बेसिकली इन्होंने प्रोटॉन का ही पता लगा लिया था इसी के एक्सपेरिमेंट में। तो इन्होंने जब बम्बार्डमेंट करवाया तो हर इलेक्ट्रॉन में से क्या हुआ ऐसा कि मोस्ट ऑफ द जो वो थी क्या कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो हमेशा पास हो गया, वो उससे एटम से पास होगा, क्योंकि एक जो गोल्ड फॉइल है वो हमेशा छोटे छोटे एटम से बन के बनी है, और एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, खाली है। ठीक है, और जितना भी नीचे जितना पोर्शन है बीच में वो एक पॉजिटिवली न्यूक्लियस है। ठीक है, और उससे चीज़ें वापस 180 डिग्री पर आप वापस आ गई यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे उससे रिफ्लेक्ट हो गए जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज जो थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि कुछ जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कुछ ऐसा एक ऐसा फिनोमेना डेवलप हुआ जिसमें क्या हुआ कि बीच में एक सर्कल है, और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, और जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, और यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ से ये ऐसे ऐसे एक्यूट एंगल्स पे डेविएट हो गया। लेकिन जब यहाँ पे आया सिर्फ एक, तो ये 90 डिग्री का वापस चला गया, यहाँ से आ रहा था और यहाँ से वापस चला गया, और बाकी जो खाली थे वो खाली यहाँ से निकल गया, क्योंकि उसके बीच में कुछ था नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो प्रोटॉन्स आपने जान लिया क्या होता है, न्यूट्रॉन्स जान लेते हैं क्या होता है। न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस बेसिकली न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इनका कुछ नहीं होता है, ना इनका मास होता है, ना इनका चार्ज होता है कोई। ठीक है, ये क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक ने डिस्कवर करा था इनको। दिस पार्टिकल न्यूट्रल हैविंग चार्ज 0 देयर मास इज नियरली सेम एज हाइड्रोजन एटम। तो अब ये करेक्ट कर लेंगे जो मैंने बोला आपको कि इसका मास 0 होता है, मास 0 नहीं होता, नहीं तो पता ही कैसे चलता आपको एग्जिस्टेंस की। तो इसका मास लगभग एक हाइड्रोजन एटम यानी कि एक प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg, और इसको रिप्रेजेंट 0n1 से करते हैं, क्योंकि उसका चार्ज 0 होता है लेकिन उसका मास 1 होता है। ठीक है, अब आप ये भी जान लेते आप जान लेना जरूरी है आपको कि 0 और 1 यहाँ पर कैसे लिखा है। ऊपर क्या होता है, हमेशा मास नंबर आता है, नीचे प्रोटॉन्स आता है, प्रोटॉन्स की संख्या, और प्रोटॉन्स की संख्या ही एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम पढ़ते हैं जैसे 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम, ऐसे करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये प्रोटॉनों की संख्या को डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, और जो 1 होता है ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स
की संख्या को डिनोट करते हैं। इसको हम मास नंबर या एटॉमिक मास भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं एटॉमिक नंबर। तो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस होता है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि जाहिर सी बात है। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं कोई भी एटम के अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। न्यूट्रल का अपना कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं, बचा नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी तो दोनों को कैंसिल आउट करके एक न्यूट्रल चीज़ बनाएंगे। क्योंकि एटम का अपने खुद में, मतलब बिना कोई रिएक्शन करे, अपने अंदर खुद एक अपना चार्ज नहीं होता है, वो हमेशा उस पर डिपेंड करता है, डिपेंड कुछ नहीं करता है, हमेशा न्यूट्रल रहता है जी, ठीक है। अब ये बात जान लीजिए इसको। इसके बाद हम क्या देख रहे थे कि जैसे मैं बताया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। 1 मिनट आप रुकेंगे बस, ये आपको सही से दिखाई दे रहा होगा थोड़ा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आगे से क्या है कि हम लोगों ने, देखिए आपको समझ में तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या क्या करा है मैं आपको बता देता हूँ। कि आज हमने एटॉमिक डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत रदरफोर्ड कर लिया और पूरा हम लोगों ने थॉमसन पढ़ लिया। अब थॉमसन में थोड़ा बहुत बचा है तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर थोड़ा बहुत हमने पूरा पढ़ लिया है, सॉरी। तो इसके बाद मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप इसको देखिए, रिवाइज़ करिए। और मैं बस यही कहूँगा कि आपको 6500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप जल्दी जल्दी आगे बढ़वाते जाएँ फॉलोअर्स। और बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।